नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अभी जो मुद्दा छाया हुआ है वह है वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार ने के लॉ मिनिस्ट्री ने एक पत्र जारी किया है जिसके अनुसार वह चाहता है कि उसने पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, सारे जो इलेक्शन हैं वो एक साथ हों। इसके लिए 8 सदस्यीय कमेटी एक बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, जिसमें उसके सदस्य में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उसमें हरीश साल्वे होंगे, गुलाम नबी आज़ाद होंगे, अधीर रंजन चौधरी का भी नाम उसमें है, उसमें NK सिंह हैं, संजय कोठारी हैं, सुभाष कश्यप हैं। सुभाष कश्यप जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे, और जो संजय कोठारी हैं, संजय कोठारी CBC रहे हैं, तो संजय कोठारी भी नौकरशाह हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, LOP हैं लोकसभा में, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि जो ये कमेटी आपने बनाई है यह असंवैधानिक तरीके से बनाई गई है और इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। उन्होंने गृह मंत्री को एक लंबा पत्र लिखा और उस पत्र में इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार देश 2024 लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, राजस्थान है, यहाँ अभी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। ऐसे में सरकार का ये कौन सा दाव है जिसमें वह वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लेकर के आया? क्या यह संवैधानिक है या फिर ये गैर संवैधानिक है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए राज्यों में तो 12 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और सरकार ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का जो उसने कमेटी बनाई है, उस कमेटी को कहा गया कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन इसमें टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि जो भी कमेटियां बनती है, इसमें बहुत सारी कमेटियां बनती रहती हैं और कमेटियों में को टाइम एक दे दिया जाता है, टाइम बाउंड होता है कि इस टाइम के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है। और उस अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि जब समय पर कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाती है तो उसका समय और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी 8 सदस्यीय, उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है। हुआ इसलिए नहीं कि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, और पूर्व राष्ट्रपति जब कोई मसौदा, कोई अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट जाएगी तो उसको एग्जामिन कौन करेगा? उसको एग्जामिन करेगा लॉ कमीशन का सेक्रेटरी। जो एक सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति है, अधिकारी है, वह उसको एग्जामिन करेगा, उस पर नोट भी लगाएगा। यह मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद जी को, जो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, उनको इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो उनकी इच्छा है कि वो उसे स्वीकार करें या स्वीकार करें, लेकिन जो उन्होंने इस पद को स्वीकार किया, इससे उनकी गरिमा गिरती है, क्योंकि वह देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। और ऐसी कमेटी जो सरकार के इशारे पर पूरी बनी है, इसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं है। एक नेता को, अधीर रंजन चौधरी को दिया गया था, वो भी उससे अलग हो गए हैं। ज़्यादातर जो उसमें लोग हैं वह सरकार के लोग हैं, या तो नौकरशाह हैं या फिर हरीश साल्वे, जानते हैं सरकार के केसों को वो लड़ते रहते हैं, जाने माने वकील भी हैं। अमित शाह हैं, जिन्हें भाई इससे लॉ कमीशन की है, लॉ वो लोग होने चाहिए थे जो कानून के जानकार हैं। लेकिन इस कमेटी में कानून के जानकार, अमित शाह को क्या कानून की जानकारी है? या फिर हम कहें जो CBC रहे उनको इसमें क्या जानकारी है? गुलाम नबी आज़ाद को भी इसमें दिया गया है। लेकिन इस कमेटी का अभिप्राय क्या है? क्यों जो बनाई गई? क्या यह कमेटी कारगर होगी? इसमें कहा गया है कि ये जो चुनाव होंगे, लोकसभा का भी चुनाव साथ होगा, विधानसभा का चुनाव भी साथ होगा, नगर पंचायत के चुनाव भी साथ होंगे, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो भी हैं, मतलब ऊपर से प्रधानमंत्री से लेकर के और नीचे तक ग्राम पंचायत का प्रधान तक पूरा चुनाव एक साथ कराया जाएगा। क्या यह संभव है? क्या यह संभव कैसे हो सकता है? अगर इनकी परिस्थितियों को परखा जाए तो आप ये देखिए कि अगर किसी राज्य में कोई सरकार टूट जाती है, कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, अल्पमत में आने पर उस सरकार को मान लीजिए कि मान लो 1 ही साल हुआ है और 4 साल उसके बचे हैं, तो फिर क्या 4 साल राष्ट्रपति शासन वहां लगेगा? या फिर वहां दोबारा चुनाव कैसे हो सकता है? क्योंकि चुनाव तो एक साथ ही होने हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं, इनको आप कैसे दूर कर सकते हैं?
ये भी इसमें कहा गया कि जिन राज्यों के चुनाव 2 साल जिनमें रह गए हैं, 2 साल से कम रह गए हैं, उनका चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा दिया जाए, और जिनके 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल रह गया उनका अगले लोकसभा चुनाव में, यानी कि मतलब 2029 में उनका चुनाव होगा, लेकिन जिनका 2 साल या उससे कम रह गया कार्यकाल उनका चुनाव भी करा दिया जाए। क्या ये संभव है संवैधानिक रूप से? कोई विधायक हो या कोई दूसरा पदाधिकारी, जब उसका वो संविधान में यह अधिकार दिया है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, तो वो विधायक या वो मंत्री या वो मुख्यमंत्री वो अपने पद को कैसे छोड़ सकता है? क्या वह छोड़ देगा अपना पद कि नहीं अब 2 साल से कम रह गए? अरे 2 साल भी उसका कार्यकाल, बड़े मुश्किल से सरकार बनती है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और एक चुनाव लड़ करके जीत करके सरकार बनाना, फिर उसमें अगर समय रह जाए तो वन नेशन और वन इलेक्शन के कारण उसको दोबारा फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। क्या यह इसकी सहमति वो देगा? हालांकि इसमें कमेटी में जो लॉ कमीशन ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसमें तो ये भी है एक प्रावधान कि इसमें एक तो जो मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो इसके विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अलावा जो लॉ कमीशन का सेक्रेटरी होगा वो भी इसमें सेक्रेटरी रहेंगे। अगर यह चुनाव एक साथ होता है तो ये अभी संभव कैसे हो जाएगा? ये सरकार का चुनाव के वक्त एक छोड़ा हुआ सिगुफा है, जिससे कि डिबेट महंगाई पर न जाए। डिबेट अडानी के जो कारनामे अभी छपे थे अखबारों में, अडानी से मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार इसको लेकर के आई। बेरोजगारी पर जवाब देना है तो बेरोजगारी पर जवाब कैसे दे सरकार? तो वह ये वन नेशन वन इलेक्शन का सिगुफा पहले से तैयार करके रखी हुई है, इसे अंत समय में इसको छोड़ेंगे, जनता इसमें उलझ जाएगी। तो जो हमें जिन मुद्दों के जवाब देने हैं, सरकार के 2 कार्यकाल केंद्र सरकार के पूरे होने को, मोदी सरकार के, लेकिन जो भी उन्होंने वादे किए थे, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे वह MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, बुलेट ट्रेन चलने की बात हो, जितने भी मुद्दे, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, और वह गांव जो आदर्श गांव थे जिनको गोद ले रहे थे सांसद, उनका क्या हुआ? अब जनता इन पर सवाल पूछेगी और सरकार उसका कैसे जवाब देगी? तो सरकार ने एक नया फार्मूला पहले से ही तैयार करके रखा हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो अगर आप उसे देखेंगे और गहराई से जाएंगे तो अभी लगता नहीं है कि किसी कानूनी रूप से वह संभव दिखाई देता है। उसके लिए राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, लेकिन हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि कमेटी चाहेगी तो उनसे भी सहमति नहीं लेगी। तो मतलब अपने आधार पर यह सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन का फार्मूला लागू कर देगी, लेकिन यह प्रैक्टिकली और कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। अगर इसको सरकार नोटिफिकेशन जारी भी कर देती है और सरकार उस पर आगे जाती भी है, जब इसका मसौदा तैयार हो जाए तो फिर इसको कानून के रूप में कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह संवैधानिक नियमों का हनन होगा। जो मूल अधिकार मिले हुए, जो संविधान सम्मत जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका हनन होगा। तो इसलिए यह संभव नहीं होगा। और ये भी हो सकता है इसका कारण कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जा सके। अभी हमारे पास 17 लाख के करीब EVM हैं, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होता है तो इसके लिए कम से कम 40 लाख के आसपास EVM मशीन चाहिए होंगी, और हम 6000 से ज़्यादा एक साल में EVM मशीन नहीं बना सकते हैं। तो फिर ये तो अभी संभव ही नहीं हो पाएगा। फिर यह ऐन चुनाव के वक्त यह क्यों राग छोड़ा गया? पहले भी इस पर रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार ने जोड़ दिया, पहले था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, फिर अब सरकार ने जोड़ दिया कि इसके साथ पंचायत चुनाव भी होंगे, नगर पालिका चुनाव भी साथ ही हो जाएंगे। तो जो ये चीज़ इसके साथ जोड़ी है, इसमें दिक्कत इस बात की है कि पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है, चाहे वो लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग ने भी इस पर कहा है। लेकिन उन रिपोर्ट्स को देखोगे तो किसी ने भी नहीं ये रिकमेंड अभी किया कि चारों चुनाव संभव एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई है, कानूनी दाव पेंच है, यह इस तरीके से लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जहां सरकार अल्पमत में आ जाए या फिर दूसरी कोई कानूनी बाधा आ जाए, फिर उस ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? क्या पूरी जगह एक साथ चुनाव हो सकेंगे? क्या कोई मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देने को तैयार होगा, चाहे वो सत्ताधारी दल केंद्र में हो, वह चाहे कि किसी राज्य में उसका मुख्यमंत्री है वह वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसका जो शासन का है कार्यकाल वो 2 साल से कम रह गया है? तो क्या यह संभव होगा? वो तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लोकसभा के अलग मुद्दे हैं, विधानसभा के
अलग अपने मुद्दे होते हैं, जो ग्राम पंचायत के मुद्दे अलग होते हैं कि उनके यहाँ ये नाली नहीं बनी, यहाँ खरंजा नहीं बना, या आगे रोड सही नहीं है, उनके अपने अलग मुद्दे होते हैं। तो एक देश का मुद्दा होता है जहाँ विदेश की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि रूस के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, ब्रिटेन के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, अमेरिका के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे। वहीं एक ग्राम पंचायत का चुनाव जहाँ उनको अपने आगे की नाली की चिंता है बनने की, आगे रोड ठीक हो जाए उसकी चिंता है, तो वहाँ अपने अपने अलग अलग हुए हैं और एक साथ चुनाव हो गया। तो ऐसी स्थिति में वोटर किसको वोट देगा? क्या वो 4 अलग अलग जगह वोट देगा, या वह भ्रमित हो जाएगा, क्या करेगा? इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होंगी। और ये मुझे लगता है कि अभी यह पूर्ण रूप से जो अभी वर्तमान के मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटकाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का सिगुफा छोड़ा गया, जो सरकार ये हमेशा छोड़ती रहेगी। जब भी कोई गहन मुद्दा आया तो एक नई बहस चालू हो गई। अडानी का मुद्दा अभी आया जोर शोर से, जिसमें बताया गया किस तरीके से सेल कंपनियां बनाई गई, किस तरीके से इसमें सरकार के लोग शामिल हैं जो अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही सरकार पर प्रहार हुआ, सरकार ने नया रास्ता खोज दिया और जो गोदी मीडिया है वो भी एकदम बिल्कुल तैयार बैठी रहती है कि सरकार इशारा करे वो उस मुद्दे पर डिबेट को डाइवर्ट कर दें। जनता के मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो या फिर किसानों की समस्या हो, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक उसके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। और इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, आधा संविधान ही बदल जाएगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 इसमें संशोधन करना पड़ेगा, 83 में करना पड़ेगा संशोधन, 85 में करना पड़ेगा, 172 में करना पड़ेगा, 174 में करना पड़ेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। सरकार की मंशा कुछ भी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की मंशा हो या फिर मुद्दों को भटकाने की मंशा हो, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल सामने खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो आया है पीटीआई पर। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये अव्यावहारिक है आज के भारतीय संविधान के ढांचे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं था और पहले भी प्रयास हुआ था कि भारतीय संविधान को बदला जाए। भारतीय संविधान को बदलने का ये कुटिल प्रयास है, जिसकी वजह से हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो हमारे वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, उसका स्वरूप न बदल दिया जाए, उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो न बदल दिया जाए और भारत को जो सभी समान अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए हुए हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय को जो एडवांटेज मिला हुआ है भारतीय संविधान में वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन आज के मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। कांग्रेस के ही नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने एएनआई से बात करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय दी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? क्या इंडिया के जो अलग अलग दल हैं उनके प्रतिगण से बात की है कि कमेटी क्या होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए? इस विषय पे तो पहले भी कमेटी बैठ चुकी है, अलग अलग कमेटी ने अपनी राय दी है, उसके बाद भी एक नया कमेटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। मुझे तो लगता है कि एनडीए के अंदर भी बहुत से राजनीतिक दलों का ऐसा कुछ पता नहीं होगा, भाजपा के अंदर भी शायद चर्चा नहीं होगा। तो जब ये किस प्रकार का एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहती है ये सरकार, जो बिना विचार विमर्श किए हुए कुछ भी उनके मन में आया उसमें एक कमेटी भी बना दी, अपने मन से बना दिया, किसी की अनुमति भी नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य भी नहीं बनाया, कोई व्यवसाय भी नहीं किया, तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। आप देख लेगा कि 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ये विषय खत्म। आम आदमी पार्टी के से राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन से घबराए मोदी, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर अडानी के करप्शन से ध्यान हटाना चाहते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अडानी का जो करप्शन अभी हुआ है उससे यह ध्यान भटकाना चाहते हैं। योगेंद्र यादव
का ट्वीट आया, लेट अस कॉल द गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर simultaneous elections by its real name, one nation, one election, one party, one leader. I wrote this in 2019 when this balloon was floated. The argument still hold. What do you think? जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और उसी के साथ उन्होंने जो अधीर रंजन चौधरी हैं, जिन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिख करके उस 8 सदस्यीय कमेटी से अलग होने का निर्णय लिया, उसके साथ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, The high-level committee on what is called one nation, one election is a ritualistic exercise, the timing of which is highly suspect. Its term of reference have already determined its recommendations. The composition of the committee is also a total giveaway, and the leader of the Congress in the Lok Sabha, Adhir Ranjan, last night very rightly refused to be part of it. उन्होंने कहा कि वो बट्टी किया अधीर रंजन चौधरी ने, जो इसका पार्ट होने से उन्होंने मना कर दिया इस कमेटी की। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। उन्होंने कहा कि इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये यूनियन पर और उसके सभी स्टेट्स पर सीधा सीधा हमला है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, कि देश के लिए क्या जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा, वन नेशन वन इलाज, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसा अच्छा इलाज, आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा, यह कहा अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला आया, सरकार कई तौर पर घिरी हुई थी, चाहे वो अडानी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अभी अजीत पवार को शामिल किया था उसका मामला उठ रहा था, कई मामले जो सरकार पर लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही थी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का भी जो इंडिया गठबंधन बना, उसने अभी अपनी मुंबई में अभी मीटिंग उसकी हो रही थी, और सरकार उससे इतना घबरा गई क्योंकि उनके साथ जो 28 पार्टियां जिसमें कई मुख्यमंत्री हैं, और इससे घबरा करके जो प्रधानमंत्री ने या कहें कि सत्ता के जो लोग थे वो इतने घबरा गए, उन्होंने कहा इसके लिए कौन सा फार्मूला तलाशा जाए, तो उन्होंने वन नेशन और वन इलेक्शन का फार्मूला तलाशा। ये मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, और ना फिर ये जो एक्सरसाइज है, समय बर्बादी है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कि अगर सरकार को कुछ करना ही था तो सरकार 10 साल से सत्ता में काबिज है इस केंद्र में, ऐसे में उसको चाहिए था कि वो पहले उसका अध्ययन करते, उसकी रिपोर्ट आती, रिपोर्ट को जनता के सामने रखते, और उस रिपोर्ट को जो विपक्ष के नेता उनके साथ मीटिंग करते, बात करते, लेकिन अचानक इसको लाना और फिर उसके लिए पब्लिक फोरम में क्या जाएगा, और सरकार किसकी मानती है, क्या पब्लिक की बात मानेगी जब वो विपक्ष के नेताओं को ही इसमें नींद रही है। तो ऐसे में इसको लाना यह निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है एक बीजेपी का, और वह इसलिए करना चाहती है कि उसने 10 साल जो सत्ता के रहे वो पूरी तरीके से उसमें असफल रहे, जहाँ वो धार्मिक मुद्दे उठाते रहे, जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे। ऐसे में जो जनता के मूल मुद्दे थे वो कहीं भटक गए। इसमें मीडिया भी शामिल रही, जिसने उन मुद्दों को हवा दी जो आपस में बंटवारा करने वाले थे। सरकार फिर एक नया सिगुफा उसने छोड़ा, चुनावी स्टंट छोड़ दिया वन नेशन वन इलेक्शन का। अब इसमें देखते हैं कि यह सरकार कितनी राजनीति में सफल होती है इसको करने में, क्या जो मूल मुद्दे हैं उसको जनता भूल जाएगी और इसी नए सिगुफे पर लग जाएगी। ये तो देखने वाली बात है, और विपक्ष कितना इस पर वार कर सकता है, कितना जनता को इस बारे में समझा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यह इतना सरल है नहीं जितना ये कहा जा रहा है, इसमें समय लगेगा, इतना आसान नहीं और ये संभव नहीं दिखता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।